और अग्निकांड क्यों। अब पढ़ते हैं आखिर अग्निकांड क्यों होते हैं। कोयले की खानों में कोयले के स्वतः दहन के कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आपने सुना होगा, जिससे हर एक वर्ष बहुत जान माल की क्षति होती है। जंगल में स्वतः अग्निकांड या तो अधिक गर्मी से हो सकते हैं, या कभी आकाशीय बिजली के गिरने से, या कभी कभी पौधों के आपसी रगड़ से। हम त्योहारों पर जो पटाखे जलाते हैं, यह भी अग्निकांड का प्रमुख कारण हो सकता है। विस्फोट एक तरह के तीव्र दहन का ही उदाहरण है। अब इस कथन को समझते हैं कि आखिर अग्निकांड क्यों होता है। तो कोयले की खदानों में कोयले में कभी कभी स्वतः दहन हो जाता है, जिसके कारण काफ़ी जान माल की क्षति होती है। आखिर कोयलों में आग क्यों लग जाती है। तो हम जानते हैं कि कोयले की खानों में मीथेन गैस का रिसाव होता रहता है, और मीथेन गैस बहुत ज्वलनशील गैस है। इसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, इसलिए सूर्य की गर्मी से ही यह आग पकड़ लेता है। इस कारण खदानों में क्या होता है, आग लग जाती है, जिससे आसपास काफ़ी जान माल की क्षति होती है। इसी तरह से हम जंगलों में भी देखते हैं। जंगलों में हम तो पहले ही बता चुके हैं कि सूर्य के प्रकाश से भी आग जलाया जा सकता है, जैसे कि हाइलैंड से हम लोगों ने जलाया था। इसी तरह से जंगलों में क्या होते हैं, सूखे घास होते हैं। सूखी घास जब सूर्य की गर्मी से गर्म होती है तो वो जलना शुरू कर देती है। अब जंगलों में तो ढेर सारे पेड़ पौधे भी होते हैं। जब पेड़ पौधों में भी आग लग जाती है तो क्या होता है, वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु भी उस अग्नि में मारे जाते हैं, और पेड़ पौधे भी, बहुत सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, जिससे काफ़ी क्षति होती है। और उससे निकलने वाले धुआं भी क्या करता है, वातावरण, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। आकाशीय बिजली के गिरने से और भी आग लगने का खतरा बना हुआ रहता है। हम लोगों ने सुना भी है न्यूज़ चैनलों में, समाचार पत्रों में, कि कहीं किसी जगह बिजली गिरा तो क्या हुआ, बिजली गिरा तो कहीं जो झोपड़ी वगैरह रहते हैं, जो घर रहते हैं लकड़ी वगैरह के, उनमें आग लगने का खतरा बना हुआ रहता है। फिर जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो आंधियाँ आती है, तूफान आता है, तो क्या होते हैं, पौधे आपस में रगड़ खाते हैं। और हम जानते हैं कि जब दो दो वस्तुएं, दो पदार्थ आपस में रगड़ खाते हैं तो क्या पैदा होता है, ऊष्मा पैदा होता है ना। हाँ, तो जिसके कारण क्या होता है, ऊष्मा पैदा हुआ तो वो पदार्थ गर्म होगा, और गर्म होने के बाद वो पदार्थ क्या हो जाएगा, जलना शुरू कर देगा। तो इसी तरह से पेड़ पौधे भी में भी क्या लग जाती है, आग लग जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। हम त्योहारों पर जो पटाखे जलाते हैं, यह भी अग्निकांड का एक प्रमुख कारण है। और बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, पर्व त्यौहार में भी पटाखे जलाते हैं। जैसे कि दीपावली तो पटाखों का ही त्यौहार है, हम लोग मानते हैं। ऐसे तो दीपों का त्यौहार है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग पटाखों का ही त्यौहार मानते हैं। सभी बच्चे ज़्यादा पटाखे छोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या करते हैं, खूब पटाखे छोड़ते हैं। तो पटाखों से भी आग लगने का खतरा बना हुआ रहता है, इसलिए पटाखे सावधानी से छोड़ने चाहिए। अब देखते हैं, विस्फोट एक तरह के तीव्र दहन का ही उदाहरण है। विस्फोट क्या है, एक तीव्र दहन का उदाहरण है। इस बिंदु को हम लोग ध्यान से याद कर लेंगे कि विस्फोट तीव्र दहन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 8। आप मोमबत्ती की ज्वाला और रसोई गैस के स्टोव की ज्वाला के रंग को ध्यानपूर्वक देखिए। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। मोमबत्ती के ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र हैं।
मोमबत्ती के ज्वाला के कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। पहला बाहरी भाग होता है जो सबसे बाहर की ओर होता है, मध्य भाग यानी बीच वाला भाग होता है, और आंतरिक भाग यानी अंदर वाला भाग होता है। यानी ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। एक तो सबसे बाहरी भाग होगा, ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होगा, फिर उसके भीतर का भाग होगा, फिर एक उसके अंदर का भाग होगा। आइए अब इसे क्रमवार समझें। पहला, बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है। बाहरी भाग कैसा होगा? नीला और अदीप्त होगा। यह पूर्ण दहन होता है। यहाँ पे क्या होगा? पूर्ण दहन होता है। यहाँ पे पूरी तरह से जो पदार्थ है वो जलता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध है। यह सबसे गर्म होता है। यानी ज्वाला का जो सबसे बाहरी भाग है वो उसका रंग तो नीला होगा और अदीप्त होगा, और वहाँ पे वो पदार्थ पूरा जलेगा, यानी वहाँ पूर्ण दहन होगा, और वहाँ ऑक्सीजन की भी बहुलता होती है, और ये सबसे गर्म भाग होता है। यदि कोई पूछेगा कि बताइए ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन होता है, तो बाहरी भाग होता है। तो गर्म क्यों होता है? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता के कारण पूर्ण दहन होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मध्य भाग। मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। मध्य भाग कैसा क्षेत्र है? पीला है, चमकीला भी है और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं। यानी मध्य भाग में क्या होंगे? कुछ कार्बन के कण होंगे। ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पे क्या होता है? कार्बन के कण क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं और वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल पाता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ यानी मध्य भाग में ऑक्सीजन कम होता है। इसके कारण क्या होता है? यहाँ पे पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। मध्य भाग में कार्बन के कण होते हैं। ये गर्म होकर क्या होते हैं? वाष्पित होकर चमकने लगते हैं मध्य भाग में। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक भाग तीसरा, यह आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यानी बत्ती के पास हम जो देखेंगे तो थोड़ा सा काला भाग दिखाई देगा। वो क्या है? वो आंतरिक क्षेत्र है। यह काले रंग का होता है। बत्ती के आसपास देखते हैं हम, काले रंग का होता है। ये है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं आंतरिक भाग में। अब ये काला रंग का क्यों होता है? आंतरिक क्षेत्र काला रंग का क्यों होता है? क्योंकि यहाँ कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र है। यह क्या है? सबसे कम गर्म क्षेत्र है। यानी सबसे कम गर्म क्षेत्र कौन है? आंतरिक भाग। इससे ज़्यादा गर्म क्षेत्र है मध्य भाग, और सबसे गर्म क्षेत्र है बाहरी भाग। इसको हम चित्र के द्वारा आगे समझेंगे। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें हवा में मुक्त होती है। इन गैसों का भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है। यानी जो हम लोग ईंधन जलाते हैं वो हमारे वायुमंडल को क्या करती है? प्रदूषित करती है, और हमें भी ढेर सारी बीमारियां देती है। जैसे कि जो हम खाना बनाते हैं लकड़ी, कोयला वगैरह से, तो उसमें धुआं निकलता है। वो धुआं क्या करता है? हमारे नाक के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाता है और ढेर सारी बीमारियों का कारण बनता है। एक और तो धुआं से जनजीवन परेशान है, वही वनस्पतियां भी इससे बर्बाद हो रही हैं। ईंधन, विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं, जो बादलों के साथ अम्ल वर्षा करते हैं। जहाँ तक संभव हो हमें धुआं रहित चूल्हे आदर्श ईंधन की विशेषता रखने वाले पदार्थों को ही उपयोग में लाना चाहिए। इसकी विस्तृत जानकारी आपके वायु एवं जल प्रदूषण में दिया गया है। यानी बच्चों, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर क्या होता है? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधन उसे कहते हैं जो ईंधन जीवों से प्राप्त हो, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कि लकड़ी का कोयला क्या है? कोयला जीवाश्म ईंधन है।
कोयला आखिर बनता कैसे है? तो कोयला जब कोई जीव जंतु पेड़ पौधे ये क्या होते हैं ज़मीन के अंदर दब जाते हैं तो उस उच्च दाब ताप के कारण क्या वे बदल जाते हैं, कोयले में बदल जाते हैं। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है, डीजल भी जीवाश्म ईंधन, ये सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। अब जब ये ईंधन जलते हैं, ये जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। और इस अम्ल वर्षा के कारण हम जानते हैं कि जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ता है। इसके कारण स्किन कैंसर यानी त्वचा संबंधी जैसी बीमारियां होती है। और साथ में हम पढ़े हैं ना, अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, ताजमहल का भी रंग काला होता जा रहा है। यानी ये हमारे जो हमारे धरोहर हैं, भवन जो बड़े बड़े धरोहर हैं उनको भी बर्बाद कर रहा है, इमारतों को बर्बाद कर रहा है। इसलिए हमें वैसा ईंधन यूज करना चाहिए जो आदर्श हो, यानी जिसमें आदर्श ईंधन किसको कहते हैं, तो वैसा ईंधन जो क्या हो, जिससे हमें ऊष्मा की प्राप्ति ज़्यादा हो, धुआं कम निकले, यानी वो प्रदूषण न फैलाए, उसको हम कहते हैं आदर्श ईंधन। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ वर्ड है। जीवाश्म ईंधन, इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अग्निशामक, इसको फायर एक्सटिंग्यूशर कहते हैं। दहन को कंबुशन कहते हैं, कंबसन। अपूर्ण दहन को इनकम्प्लीट कंबोशन कहते हैं। दीप्त क्षेत्र लुमिनस जोन कहते हैं। चूना पानी लाइम वाटर कहते हैं। पूर्ण दहन कंप्लीट कंबोशन कहते हैं। हमने सीखा, अब देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या सीखा। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन कैसी अभिक्रिया है, तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन कैसी अभिक्रिया है, तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस बिंदु को इस याद करके रखेंगे कि दहन कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। आखिर रासायनिक अभिक्रिया है क्यों, क्योंकि इस दहन में क्या होता है कि दहन कैसे होता है, एक सबसे पहले एक ज्वलनशील पदार्थ लेते हैं, उसको जलाते हैं, तो वो जलता कैसे है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलता है ना। हाँ, तो दहन क्या करता है, दहन में पहले ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन के बीच क्रिया होती है, तब जाके वो पदार्थ जलता है। इसीलिए इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होता है, जिसमें एक नया पदार्थ बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जलवाष्प बनता है। आगे बढ़ते हैं। खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। हम लोगों ने तो देखा है खाना बनाने के लिए, अब घर में खाना कैसे बनता है, लकड़ी कोयला का उपयोग करते हैं, शहरों में गैसों का उपयोग होता है। ये सब क्या है, ईंधन है ना। एलपीजी गैस क्या है, ईंधन है। और ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस, ये सब क्या है, ईंधन है। यानी इनसे हमें खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें किसकी आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता होती है। दहन के लिए दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसे उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। यानी दहन के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें दाह्य पदार्थ चाहिए। दाह्य पदार्थ जो जलता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं, यानी ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। यानी दहन के लिए सबसे पहले तो ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का तो कोई पदार्थ जलता है नहीं, जलता है। फिर उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाने की आवश्यकता, यानी उपाय चाहिए। यानी जैसे हमको लकड़ी जलाना है तो लकड़ी कैसे जलेगा, तो लकड़ी सबसे पहले लकड़ी जलाना है तो लकड़ी क्या हो गया, तो लकड़ी हो गया दाह्य पदार्थ, यानी ज्वलनशील पदार्थ लकड़ी हो गया। और इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए, तो लकड़ी को कहाँ जलाएंगे, हम हवा में जलाएंगे ना, वातावरण में जलाएंगे तो उसको तो ऑक्सीजन मिलता रहेगा। यानी दाह्य पदार्थ भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया। अब चाहिए उसको ज्वलन ताप तक पहुँचाने के उपाय। तब ज्वलन ताप तक कैसे पहुँचेगा, अब लकड़ी को हम एक माचिस की तीली से जला सकते हैं, नहीं जला सकते हैं, उसके लिए पूरा कई डिबिया ख़त्म हो जाएगी यदि लकड़ी को जलाना चाहेंगे माचिस से। तो क्या करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा करासन तेल यानी केरोसिन डाल देते हैं, फिर एक माचिस को जलाते हैं तो केरोसिन का ज्वलन ताप तो कम होता है, केरोसिन जलना शुरू हो जाता है। कुछ देर केरोसिन जलते रहता है
और लकड़ी का ताप क्या होता है, बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। और जब लकड़ी का ताप एक निश्चित तापमान पर पहुंच जाता है, यानी लकड़ी को जब जैसे ही ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाती है तो लकड़ी जलना शुरू कर देता है। यानी ज्वलन ताप तक पहुंचाने के उपाय में कौन सा उपाय आया कि हम लोगों ने लकड़ी पे क्या डाला, केरोसिन डाला। इसी तरह से अब जहाँ अब तो केरोसिन मिलता नहीं है तो क्या करते हैं, तो हम लोग सूखे घास या पुआल पुआल का उपयोग करते हैं, भूसी का उपयोग करते हैं। ज्वलन ताप की प्राप्ति के लिए भूसी का भी उपयोग करते हैं, पुआल का उपयोग करते हैं, करासन तेल का उपयोग करते हैं, इसी कागज़ का भी उपयोग किया जाता है। इस तरह से समझ गए कि ज्वलन ताप तक पहुंचाने के उपाय में हम लोग क्या क्या करते हैं। अब देखते हैं वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है ज्वाला का बाहरी क्षेत्र है। यानी हम लोगों ने क्या पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण दहन कहाँ होता है, तो ज्वाला के बाहरी क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और सबसे कम होता है आंतरिक क्षेत्र में, वहाँ पे सबसे कम दहन होता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होता है। आगे पढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ किसको कहेंगे? जो जलते हैं, जो पदार्थ जलते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। और जो पदार्थ जलते हैं उसने दाह्य पदार्थ भी कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ भी कहते हैं। दाह्य पदार्थ और ज्वलनशील पदार्थ दोनों सेम हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, उदाहरण के रूप में, लकड़ी ज्वलनशील पदार्थ है, कोयला ज्वलनशील पदार्थ है, करासन तेल ज्वलनशील पदार्थ है, पुआल ज्वलनशील पदार्थ है, कागज ज्वलनशील पदार्थ है। यानी जो जलेगा वो सब ज्वलनशील पदार्थ में आएगा। अब आगे देखते हैं, जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते हैं अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। यानी वह पदार्थ जो नहीं जलते हैं अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कौन कौन पदार्थ नहीं जलता? पत्थर जलेगा? नहीं जलेगा। मिट्टी नहीं जलेगा, लोहा नहीं जलेगा, तांबा नहीं जलेगा। ये सब पदार्थ नहीं जलने वाले पदार्थ हैं, तो इनको हम अज्वलनशील पदार्थ कहेंगे। अब आपके आसपास कुछ पदार्थ होंगे, उनको इकट्ठा कीजिए और देखिए कि कौन से पदार्थ उसमें जलते हैं और कौन से पदार्थ नहीं जलते हैं। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो ज्वलन ताप किसे कहेंगे? तो वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। यानी कोई पदार्थ जलना कब शुरू करता है? जब उसको ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाती है तब ये। यानी ज्वलन ताप जब तक ले किसी पदार्थ का ताप हम ज्वलन ताप तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो पदार्थ नहीं जलेगा। यानी किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ज्वलन ताप का होना अति आवश्यक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। यानी ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दहन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। अब अभ्यास